गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम आपका जो लेसन 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था डाइवर्सिटी सिविक्स में, उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमारा ये लेसन स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी अधूरा पड़ा हुआ है। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी तक मैंने ये आपको बता दिया था, डाइवर्सिटी का मीनिंग भी बताया था, विभिन्नताएं जो हमारे देश में पाई जाती हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, विभिन्नताओं में भी एकता पाई जाती है, उसके बारे में आज हम बताएंगे। द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ये जो अनेकता में एकता का जो हमें एक स्लोगन दिया था वो हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रदान किया गया था। इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ही emphasizes that unity and integrity of India is inherent in its civilization from the very ancient times। उन्होंने किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया और उसमें ही बताया था कि प्राचीन समय से ही हमारे देश में जो विभिन्नताओं में एकता पाई जाती है उसके दर्शन प्राचीन समय से ही हमें अपनी संस्कृति में होते हैं। देयर इज़ अ कल्चरल यूनिटी एंड continuity since in Harappan civilization to the present age। यानी हड़प्पा की जो संस्कृति थी, हड़प्पा युग हुआ है, तो उस समय से लेकर आज तक अनेकता में एकता के जो हमें उदाहरण है वो देखने को मिलते हैं। ये कह रहे हैं कि जो एकता की जो हमारी भावना है वो कोई बाहर से नहीं आई है, बल्कि हमारी संस्कृति में इसकी जड़ें बहुत गहराई में है, बहुत पुराने समय से है, बहुत फैली हुई है। एंड वैरायटी एक्नॉलेज, एंड ये उन्होंने वर्ड्स लिखे हैं, उनका यही मतलब है कि ये कोई ये हमारी विरासत में हमें मिली है, विभिन्नता में एकता। ये तो आपको पता ही है कि पुराने समय से विदेशी लोग यहाँ पर आते रहे, बाहर की कल्चर हमारे देश में मिलती रही और यहाँ के लोगों ने कुछ वहाँ की कल्चर को अपनाया, वहाँ वालों ने यहाँ की कल्चर को अपनाया, लेकिन फिर भी अपने देश के प्रति जो एकता की भावना है वो कहीं बाहर नहीं गई, वो बनी रही। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल इंडियंस फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ जॉइंट हैंड्स टू अपोज द ब्रिटिश रूल। स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुआ था, सारे लोग एक साथ खड़े हुए, एक साथ चले और एक साथ हाथ में हाथ डालकर उन्होंने यानी कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता का युद्ध लड़ा था। सिटीजन फ्रॉम ऑल कास्ट, जिसमें सभी जातियां थी, रिलीजियंस सभी धर्म के लोग थे, एंड रीजन सभी क्षेत्रों के लोग थे, फाउट शोल्डर टू शोल्डर अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी टू विन फ्रीडम फ्रॉम द फॉरेन रूल। और अनेकता में एकता का जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो हमारा स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध है। उसमें सभी की जातियों के, सभी धर्मों के, सभी क्षेत्रों के लोग एक होकर महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में एक होकर देश के लिए उन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी गई थी। इवन वुमेन केम आउट ऑन द स्ट्रीट्स, यहाँ तक कि पहले समय में महिलाओं के ऊपर बहुत सारी बंदिशें थी, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम का जो भावना थी, स्वतंत्रता प्राप्ति की जो भावना थी, उसके तहत महिलाएं भी गलियों में आ गई थी, सड़कों पर आ गई थी, यानी पुरुषों के साथ मिलकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और हर जाति हर वर्ग के लोग ने कंधे से कंधा मिलाकर इस युद्ध में हिस्सा लिया। तो इस लड़ाई में, युद्ध तो नहीं कहेंगे, उनके विरुद्ध जो हम लड़ाई लड़ रहे थे उसमें, और यही हमारी अनेकता में एकता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। द यूनिटी वाज फर्स्ट सीन ड्यूरिंग द रेबिलियन ऑफ 1857 विच इज़ राइटली कॉल्ड द फर्स्ट वार ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस। 1857 की क्रांति जो हमारी हुई थी उसमें हमें एकता का जो दर्शन हुए थे वो उस क्रांति में हुए थे सबसे पहली बार, जिसे कि हम स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहते हैं। अंग्रेजी से कहते हैं नहीं, ये तो एक छोटा सा विद्रोह था जो हमने दबा दिया, जबकि प्रथम लड़ाई स्वतंत्रता संग्राम की उसी को मानी जाती है। आफ्टर द
जलियांवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर ऑन 13 अप्रैल 1919 द होल ऑफ इंडिया स्टूड एज वन नेशन टू कंडेम द ब्रिटिश एट्रोसिटी। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि एक सभा का आयोजन किया गया था वहाँ पर कि चलो किसी विषय पर हम एक सभा करते हैं स्वतंत्रता के विषय पर ही, और सभी लोग इकट्ठा हुए थे वहाँ। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया था, उनको रोकने के लिए वहाँ पर अपनी फोर्स भेजी और उन्हें ना तो रोका ना मना किया ना भागने का मौका दिया, चारों तरफ से घेर लिया। एक ही गेट था उस बाग में बाहर जाने का, वहाँ पर सारी सेना इकट्ठी थी और जो लोग वहाँ निहत्थे थे वो तो एक सिंपल भाषण सुनने के लिए इकट्ठे हुए थे वहाँ पर सभा में, लेकिन उन्होंने उन निहत्थे लोगों पर गोलीबारी चलानी शुरू कर दी। बहुत लोग मारे गए थे, लाशों के ढेर लग गए थे। तो उस कांड के विरोध में पूरा भारत एकजुट होकर खड़ा हो गया था, चाहे वो किसी जाति किसी संप्रदाय का था। उन्होंने ये नहीं कहा जी जलियांवाला बाग तो पंजाब में है, पंजाब वाले ही खड़े होंगे, हम खड़े क्यों हो, ऐसा नहीं था। जब कोई गलत काम होता है तो पूरा देश एकजुट होकर उसके विरुद्ध आवाज़ उठाता है। और जलियांवाला बाग भी का जो कांड है वो हमारी एकता को दिखाने का एक ऐसा अवसर था जहां हम देख सकते हैं कि उस मौके पर पूरे भारत की एकता हमें नज़र आई, सभी लोग एक साथ विद्रोह में खड़े हो गए थे। एंड ऑन दैट डे ए लार्ज बट अनआर्म्ड crowd had gathered in the Jallianwala Bagh to protest against the arrest of some popular leaders। जो मैंने अभी बताया कुछ प्रसिद्ध नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उसके विरुद्ध वहाँ एक सभा का आयोजन हुआ था। सब लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, भाई हमारे नेताओं को पकड़ लिया, इन्हें छुड़ाना चाहिए, ये गवर्नमेंट गलत कर रही है, लोगों को समझाया जा रहा था। एंड जनरल डायर, अंग्रेजी अफसर था ये जनरल डायर, द मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर, अमृतसर में जो सेना थी उसका कमांडर था ये, ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू ओपन फायर, खुली गोली चलाने का उसने आदेश दे दिया था अपनी सेना को। एंड थाउजेंड्स वर किल्ड एंड वुंडेड, हजारों लोग वहाँ मारे गए थे और जख्मी हो गए थे, मारे बहुत गए थे, बच्चे बूढ़े जवान, किसी किसी का तो परिवार ही ख़त्म हो गया था, बच्चे अनाथ हो गए। Hindus, Muslims, Sikhs and other fought unitedly against the British, sacrificed their lives and won freedom। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो उस समय नहीं थे, ईसाई तो खुद वो ही थे अंग्रेज। हिंदू, मुस्लिम और सिख, ये तीनों धर्मों के तीनों जातियों के लोग एकजुट होकर स्वतंत्रता की लड़ाई में अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हुए, अपने जीवन का बलिदान दिया और स्वतंत्रता को जीत लिया, स्वतंत्रता प्राप्त कर ली बिना किसी भेदभाव के। सॉन्ग्स एंड सिम्बल्स दैट एमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल आर रिमाइंडर्स ऑफ आवर रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। उस समय जो गीत बने, जो चिन्ह बने, कविताएं लिखी गई, वो हमारी विभिन्नता में एकता के प्रति सम्मान का प्रतीक है। उस समय के कवियों ने लोगों में जागृति फैलाने का तरीका क्या था, टेलीविज़न तो था नहीं, तो कविताएं लिखी जाती थी, उनको गा गा कर लोगों को सुनाया जाता था, सभाओं के द्वारा उनको पम्फलेट के द्वारा गलियों में चिपकाया जाता था और बांटे जाते थे पम्फलेट्स प्रचार करने के लिए, अपनी देशभक्ति की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए। Thus the freedom movement cemented Indian unity and integrity। इसकी एकता अखंडता में एक जो स्वतंत्रता का हमारा आंदोलन था उसने एक सीमेंट की तरह काम किया था, मजबूती प्रदान की थी हमारी एकता और अखंडता को। डिस्पाइट ऑफ सो मैनी डाइवर्सिटी, इंडिया इज़ ए शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और हमारा भारत एक सबसे खूबसूरत, सबसे चमकदार, सबसे बढ़िया उदाहरण है अनेकता में एकता का। केवल भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा धर्मों के और सबसे ज़्यादा जातियों के लोग रहते हैं और फिर भी सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। रही आपसी जो आप कहेंगे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, यहाँ ये होता वो होता, भाई एक परिवार होता है तो परिवार में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन वो आपस में सुलझा ली जाती हैं। आपस में सुलझ जाए ठीक है, वरना गवर्नमेंट बैठी है सुलझाने के लिए, घर का मुखिया तो होता है ना सुलझाने के लिए।
India is indeed like a garland containing flowers of various hues and colors. तो भारत क्या है, एक माला की तरह है। भारत की तुलना एक माला से की गई है जिसमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न फूल, विभिन्न रंगों के फूल उसमें पड़े हुए हैं। यानी भारत एक माला है और उसके जो फूल हैं अलग अलग प्रकार के और अलग अलग रंगों के। वो फूल की तुलना, फूलों से किसकी तुलना की गई है, अलग अलग जाति और धर्मों के जो लोग हैं वो उन फूलों की तरह हैं जो अलग रंग के हैं, अलग आकार के हैं। और माला कौन सी है, हमारा देश, ये हमारी जन्मभूमि, मातृभूमि, जो भारत माता के गले की माला माना जाता है। और भारत माता की गले में विभिन्न प्रकार के फूल हैं, यानी हर जाति हर धर्म के लोग उनकी शोभा बढ़ाते हैं, उनको पूजते हैं, उनको मानते हैं। ठीक है। अब केस स्टडी दे रखा है, लद्दाख के बारे में दे रखा। लद्दाख हमारे भारत का एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत ही कश्मीर की तरफ पाया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर का, सिचुएटेड टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पूर्वी भाग है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पर लद्दाख पाया जाता है। लद्दाख नामक जो स्थान है या शहर है या नगर है वहाँ का। एंड पहाड़ी रेंजेस में है ये, करकाकोरम एंड द नॉर्थ एंड द ग्रेट हिमालय इन द साउथ। जो हिमालय की जो दक्षिणी रेंजेस हैं उधर, उत्तर और दक्षिणी रेंज में ये सिचुएटेड है। और यहाँ पर क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, और क्योंकि वहाँ पर हमेशा वेजिटेशन तो होती नहीं है, बहुत ही कम वहाँ पर वेजिटेशन पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा रहती है, हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं पहाड़। कभी वो बर्फ़ पिघलती है तब वेजिटेशन देखने को मिलती है, वनस्पति देखने को मिलती है। और पानी की वहाँ पर कमी है, इसलिए फसलें नहीं हो पाती हैं। पानी तब मिलता है जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं गर्मियों में, तो पानी वहाँ पर अवेलेबल हो पाता है। जैसे हम लोग हाथ जोड़ के बारिश के लिए प्रेयर करते हैं, वहाँ के लोग बारिश के लिए प्रेयर नहीं करते। वो किसके लिए प्रेयर करते हैं, सूर्य निकलने की प्रेयर करते हैं। भगवान जी सूर्य को निकालो जिससे बर्फ़ पिघले, मौसम में थोड़ी गर्माहट आए और पानी अवेलेबल हो सके। इन द पास्ट लद्दाख बिकेम रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट ट्रेड रूट बिटवीन द पंजाब एंड सेंट्रल एशिया। लद्दाख क्या था, पंजाब और मध्य एशिया के बीच में व्यापारिक रास्ता, एक बहुत बढ़िया व्यापार का रास्ता था, ये रूट था। फॉर सेंचुरीज इट वाज ट्रेवर्स्ड बाय कारवांस कैरिंग टेक्सटाइल, स्पाइसेस, रॉ सिल्क, कारपेट्स, डाई स्टफ्स एक्सेट्रा। ये बता रखा है कि जो काफ़िले चलते थे व्यापारियों के, वो इस रास्ते से बहुत सारा सामान बता रखा है। कपड़ा है, मसाले हैं और कच्ची सिल्क है, कारपेट्स वगैरह जो बनाकर इन रास्तों के द्वारा मध्य एशिया और पंजाब तक पहुंचाई जाती थी। एंड गुड्स वर कैरिड ऑन पोनीज फ्रॉम अमृतसर टू सेंट्रल एशियन टाउन्स ऑफ यारखंड एंड खोटान। और जो सामान था वो किसके ऊपर, पोनीज़ के ऊपर। पोनीज़ होते खच्चर, गधे से बड़ा होता है, घोड़े से छोटा होता है, आकृति घोड़े जैसी होती है बनावट। जो बच्चे वैष्णो देवी जाते हैं वहाँ उन्होंने देखा होगा कि वो घोड़े के ऊपर चलते हैं ना बैठ के लोग बाग, जो चढ़ाई नहीं कर पाते, तो उनको पोनीज़ बोला जाता है, खच्चर बोला जाता है। और उनके ऊपर सामान को लादकर अमृतसर से और कहाँ पर मध्य एशिया के जितने ये शहर थे वहाँ पर सामान को पहुँचाया जाता था। फेमस पश्मीना, बेटर नॉन एज कश्मीरी वूल, कम्स फ्रॉम ईस्टर्न लद्दाख एंड वेस्टर्न तिब्बतन थ्रू लेह टू श्रीनगर, वेयर स्किल्ड आर्टिशियन वीव्ड इट
into shawls known the world over for their softness and warmth। जो फेमस पश्मीना ऊन की एक वैरायटी है, एक धागा है जो कि सबसे बढ़िया क्वालिटी का कहाँ मिलता है, लद्दाख में पाया जाता है। पश्चिमी लद्दाख और तिब्बत के एरिया से पाया जाता है थ्रू लेह की घाटी है वहाँ पर, श्रीनगर तक लाया जाता है। वहाँ पर बड़े अच्छे वीवर्स हैं, बुनने वाले हैं, बुनकर हैं, जुलाहे हैं जो इससे शॉल्स वगैरह बनाते हैं, प्योर वूल का जिसको हम कहते हैं। और ये फेमस है पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपनी स्मूथनेस के लिए और अपनी गर्माहट के लिए कि बड़े स्मूथ होते हैं ये शॉल्स और बहुत गर्म होते हैं। द पश्मीना वूल इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए स्पेशल शीप दैट द पीपल ऑफ लद्दाख कीप। एक विशेष प्रकार की भेड़ होती है, भेड़ों की बालों से ऊन बनती है ये तो पता है, लेकिन एक विशेष प्रकार की भेड़ है, एक अलग प्रजाति की भेड़ है जिससे पश्मीना वूल तैयार की जाती है। उनके शरीर पे जो बाल होते हैं उनको उतारा जाता है और फिर उनसे वूल बनाई जाती है। ठीक है, पूरी सर्दियों उसमें वो पालते हैं और फिर उनको खाली कर देते हैं गर्मियों में, जिससे उन्हें गर्मी में तो ज़्यादा गर्मी लगेगी ना, उनकी बॉडी पे ज़्यादा होंगे तो, और फिर उनके बॉडी पे बाल आ जाते हैं, तब तक जाड़ों भर वो ढके रहते हैं। और जो कि केवल लद्दाख के लोग पालते हैं उन भेड़ को, भेड़ पालन इसका मतलब वहाँ का मुख्य व्यवसाय हुआ। ठीक है, क्योंकि भेड़ों को ज़्यादा वनस्पति की ज़रूरत नहीं होती और जितनी ज़रूरत है इतनी वहाँ पर हो जाती है। दिस वूल इज़ प्राइज्ड एंड इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड फेच्ड गुड मनी इन द इंटरनेशनल मार्केट। इस जो वूल की कीमत है वो अच्छी खासी कीमत है और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी ये काफ़ी महंगी बिकती है और इससे इनकम अच्छी होती है। जब विदेशों में जाएगा माल तो निश्चित सी बात है कि वहाँ की मनी हमारे देश में आएगी और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे और इसे कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चे ध्यान से इसको पढ़ें और इसके बुक वर्क को अपने आप करें।